हेलो फ्रेंड्स, आज हम बजट वाले चैप्टर का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं और यही इसका लास्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि बजट क्या होता है, कैसे बजट को बनाया जाता है, बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और बजटरी कंट्रोल्स हम कैसे करते हैं। एक टॉपिक जो मैंने छोड़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, की बजट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है उनको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑन द बेस ऑफ ट्रेसेबिलिटी विद द प्रोडक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना। तो आज हम क्या देखेंगे कि बजट किस किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। तो नॉर्मली 5 तरीके से हम बजट को क्लासिफाई करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा बजट किस तरह से होते हैं तो 5 तरह के बजट्स होते हैं। ठीक है, 5 तरह से क्लासिफाई किया जाता है बजट को। एक अगर आप देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड पीरियड, ठीक है, उधर भी हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो उनके नेचर के हिसाब से आपके बजट किस तरह से रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जो फंक्शनल बजट आप बनाते हो, और एक मास्टर बजट करते हो, तो और ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस वाला करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं भी आपको बता दूं, आपको सिर्फ समझना है हर किसी का नेचर। जब हम प्रैक्टिकली कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो इनमें से सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, इनको हम प्रैक्टिकली बनाते हैं, इन पे क्वेश्चंस करते हैं। बट आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है। जब आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्चुअली समझना है। मैंने अकाउंटेंसी के पेपर जो पार में भी आया था तब भी यही बोला था, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आता। बच्चे क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं और बोलते हैं न्यूमेरिकल है। वो वैल्यू देखे कोई थोड़ी न्यूमेरिकल होता है, वो पीछे तो कंसेप्ट ही होता है ना मेरे दोस्तों। तो आपको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं करना है, बस आपने हर किसी चीज को समझना है और एक तो समझना वो क्या होता है और क्यों बनाते हैं, ये दोनों चीजें आपने समझनी होती है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शंस ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लासिफाई करेंगे बजट्स को, तो इस तरह के बजट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन मतलब क्या है, आपकी बिजनेस में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं। आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपके सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है सर, इनका काम होता है सेल करते हैं। तो एक फंक्शन आपका क्या रहा, सेल्स। दूसरा क्या रहा सर, प्रोडक्शन एक फंक्शन है हमारा जो प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, मटेरियल चाहिए। तो आपका एक मटेरियल डिपार्टमेंट होता है और नॉर्मली परचेज डिपार्टमेंट और मटेरियल डिपार्टमेंट सेम होता है, तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और ये डिफरेंट फंक्शंस है और इन डिफरेंट फंक्शंस में हमें कितना खर्चा होगा या क्या हमारे टारगेट्स हैं, उन सब फंक्शंस के लिए अलग हम अगर हम बजट्स बनाएंगे उनको बोलते हैं फंक्शनल बजट। तो जितने सारे फंक्शंस होंगे हर किसी फंक्शन का हम क्या करेंगे, अलग अलग बजट बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बजट कौन सा बनता है फंक्शनल बजट्स में, सेल्स बजट। ये भी आप याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही यही रहता है। जो बजट प्रैक्टिकली बनते हैं वो इसी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बनते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बजट बनता है सेल्स पर। सेल्स बजट सबसे पहले हम टारगेट करते हैं कि हमें कितनी सेल्स करनी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें उसी के कंटेक्स्ट में हो जाएंगे ना, कि आपको कितनी सेल्स करनी है। तो जो आप वो सेट करोगे कि सेल्स कितनी करनी है, फिर आप बोलोगे कि प्रोडक्शन कितनी करनी है, प्रोडक्शन कितनी करनी है, परचेज कितना करना है, परचेज कितना करना है, मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, बाकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, एडमिन का खर्चा कितना लगेगा, वो सारे डिसाइड हो जाएंगे। जब पहला टारगेट होगा कि आप देखना कहां जा रहे हो, अपने रेवेन्यूज आप कितने रखने जा रहे हो, तो आपका सेल्स कितना होगा। तो सबसे पहले आप बनाते हो सेल्स बजट। और आपकी कंपनी की जो गेम चेंजर है ना मेरे दोस्तों, वो ये है, क्योंकि इनफ्लो जो है, इनफ्लो ऑफ कैश कहां से आएगा, सेल्स से आएगा। तो इस बजट को हमने बहुत अच्छे दिमाग से बनाना है। और ये फंक्शनल बजट कौन बनाते हैं, जो फंक्शनल हेड्स होते हैं वो एक फंक्शनल बजट बनाते हैं। सेल्स वाला बंदा बोलता है कि वो मार्केट डिमांड इस वक्त इतनी है, इस प्रोडक्ट्स की अगले 1 साल में आने वाली, हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है हमारे हिसाब से इतनी डिमांड होने वाली है। अगर मारुति की बात करेंगे तो मारुति का जो सेल्स हेड होगा वो बोलेगा कि इंडिया में हम कितनी मार्केट देख रहे हैं अपनी, हम कितना सेल कर सकते हैं, तो वो अपना सेल्स बजट बनाएंगे। तो ये किस बेस पर बनाता है सर, एक तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और दूसरा हम कितना डिमांड है उस प्रोडक्ट का मार्केट में, हमारा कितना मार्केट शेयर रहेगा, हम कितना टारगेट कर रहे हैं मार्केट शेयर, उस हिसाब से हम अपना सेल्स बजट बनाते हैं। नॉर्मली ये दोनों चीजों में भी रहता है, क्वांटिटी के हिसाब से भी रहता है, क्वांटिटी के हिसाब से भी रहता है और रेट के प्राइस के हिसाब से भी रहता है, क्योंकि आपका जो टर्नओवर होगा, बजटेड टर्नओवर होगा, वो इस बेस पे डिसाइड हो जाए और ये सेल्स हेड जो होगा वो बना देगा। चलो आपका सेल्स फिक्स हो गया, तो आपका सेल्स बजट हो गया। फिर आप बोलते हो इसके लिए आपको प्रोडक्शन करनी है, तो जो प्रोडक्शन का हेड होगा वो बनाएगा प्रोडक्शन बजट, कि मुझे कितना क्वांटिटी लगेगा,
मैं कितनी चीजें मुझे बनानी है। इसमें दो चीजें आ गई, एक जो आपने सेल करना है वो तो बनाना ही बनाना है, और जो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि स्टॉक कुछ नहीं रखोगे, तो ओपनिंग स्टॉक और कितना सेल करना है और कितना क्लोज करना है उसको मद्देनजर रख के वो डिसाइड करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है। तो वो बोलेगा कि हम इतनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस करेंगे, और उसके साथ साथ ही वो जब वो चीजें बनाई जाएंगी प्रोडक्शन मैनेजर, तो यहाँ पे एक चीज भी आएगा, मटेरियल का बजट भी बनेगा मेरे दोस्तों। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, प्रोडक्शन में गाड़ियों में क्या लगेगा सर? मटेरियल तो लगेगा। तो फिर प्रोडक्शन बजट के बाद क्या बनाया जाएगा? मटेरियल बजट बनाया जाएगा कि कार्स अगर बनानी है तो हमें कितने टायर्स चाहिए, ठीक है, हमें कितना आयरन चाहिए, हमें कितना स्टील चाहिए, हमें जो बाकी वो पार्ट्स आते हैं, एसीज आते हैं गाड़ियों में, वो सारी चीजें जो हमें आती है वो कितनी हमें चाहिए, ये सारा चीज डिसाइड हो जाएगा मटेरियल बजट में। तो इतना मटेरियल लगेगा, टायर्स का, आयरन का, स्टील का, प्लास्टिक का, सबका मटेरियल हमें कितना लगेगा वो डिसाइड किया जाएगा इस बजट में। और ये दोनों चीजें क्वांटिटी में भी बनता है और वॉल्यूम में भी बनता है और प्राइसेस में भी बनता है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑलरेडी बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हो कि अच्छा ठीक है, मटेरियल हमें इतना लगेगा, कुछ तो ओपनिंग होगा हमारे पास, कुछ क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा इन्वेंटरीज में, तो हमें परचेज कितना करना पड़ेगा, तो परचेज बजट बनेगा। आप समझ आ रहे हैं ना, डिफरेंट फंक्शंस है, तो उस हिसाब से बजट्स बनते जा रहे हैं कि सेल्स बजट बनता है, प्रोडक्शन बजट बनता है, प्रोडक्शन बनानी है तो मटेरियल बजट बनेगा, मटेरियल बजट होगा तो परचेज बजट होगा, और सर डायरेक्ट लेबर कितनी प्रोडक्शन करनी है तो उसमें कितना, प्रोडक्शन में कितना लेबर लगेगा, तो डायरेक्ट लेबर बजट बनेगा कि हमारा इतना बजट लगेगा लेबर में। और जब इसको बेचना है हमें तो मार्केटिंग हमें करनी पड़ेगी, हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है खर्चे हो जाएंगे, उसका बजट बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सेल्स, ठीक है। तो सब लिंक्ड है मेरे दोस्तों सेल्स के साथ। तो फिर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बजट बनाओगे, इस साल हमारा टारगेट कितना है कि हम सेल प्रमोशन में कितना खर्चा करने जा रहे हैं, हम डिस्काउंट्स कितने देंगे, हम क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट कितनी करेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अभी देखो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें वो ये चीज बोल रहे हैं कि वो एमएसपी, ये जो फॉर्मूलाज है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये अप्रोच है कि ये जो कॉर्पोरेट्स है ये पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमें कितना बजट करना है। तो ये कॉर्पोरेट्स क्या होता है, इनके पास बजट होता है हर किसी चीज का। जियो कैसे आया हर जगह, इनके पास बजट था कि हम कुछ टाइम के लिए फ्री में दे सकते हैं लोगों को, वंस हम 2-3 साल के लिए लॉस बेयर करेंगे, उसके बाद मार्केट से कंपटीशन खत्म करेंगे और फिर अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो तभी किसान वाले वो चीज बोल रहे थे कि ठीक है, अगर आप अभी एमएसपी रख रहे हो बट आप उनको क्या बोल रहे हो कि आप बाहर से डायरेक्टली कस्टमर से खरीद सकते हो, वो डायरेक्टली खरीदेंगे 2-3 सालों के लिए और उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, और जाके फिर जाके क्या हो जाएगा, मंडी है वो खत्म हो जाएगी, और बाद में फिर किसान को बोलेंगे कि हम आपसे इतने सस्ते दामों में लेंगे, बेचना है तो बेच दो वरना नहीं। तब तक क्या होगा, जो मंडीज है वो सब भी बंद हुई होंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये उनका अप्रेंशन है, मैं जैसे उनको बता रहा हूं यहाँ पे कि कॉर्पोरेट्स के पास ये होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या डिस्काउंट का एक्सपेंडिचर, ये सारा चीज होता है। तो यहाँ पे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो चीज डिस्कस करते हैं, और हमारे कितना, हमें कितने एम्प्लॉइज रखने हैं, ऑफिस में कितने खर्चे होने हैं, उसके लिए क्या बनता है एडमिन कॉस्ट बजट। उसके बाद क्या बनता है, हम अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम इतनी सेल्स करने जा रहे हैं, तो क्या हमने ये भी सोचा है कि अगर हमने टारगेट ऐसा रखा है कि हमारी अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 20,000 की है, बट हम बोल रहे नहीं हम 25,000, तो क्या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बना रहे हैं कि क्या कैपेक्स पे हम कितना खर्चा करने वाले? एक तो रेवेन्यू खर्चे हो जाएंगे, ये सारे परचेज डायरेक्ट लेबर, ये तो रेवेन्यू खर्चा है ना मेरे दोस्तों। तो अगर हम कैपेक्स का भी बजट बना रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स में जो आप लगाते हो उसका फायदा आपको आने वाले सालों में आता है ना। तो आप ऐसा नहीं है ना कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उतने पे ही रहोगे, आप अपनी कैपेसिटीज को भी बढ़ाओगे। अब अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाओगे तो आप क्या बनाओगे, कैपेक्स बजट बनाओगे मेरे दोस्तों। और आजकल के जमाने में टू सर्वाइव इन द कंपटीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये कंपनी डिसाइड करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि हम अपना आर&डी में कितना खर्चा करना होता है। जो एप्पल वाले हैं उनका सबसे ज्यादा खर्चा पता है कहां पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है, जो आप तस्वीर नहीं कर रहे। आईफोन के जो इतने सारे फीचर्स आते हैं, हालांकि फीचर्स उतने वो चीज नहीं, बट जो भी उसका है अपना एक स्टेटस है उस चीज का, तो वो सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे करता है, आर&डी पे खर्चा करते हैं। तो जैसे मैं जिस कंपनी में हूं तो हम भी क्या करते हैं, आर&डी करते रहते हैं। आर&डी से हमें कोई प्रॉफिट नहीं आता मेरे दोस्तों, बट अगर
हम यही देखते हैं कि किस तरीके से हम कोई बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना दे और हमारे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे। तो R&D पे हम बजट रखते हैं कि हम अपना इस साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है। कोई बंदा अगर हमसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाके सस्ते में बना देगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो R&D पे भी हमें आपको अपडेट करना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है, नई नई ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम R&D डिपार्टमेंट रखते हैं और R&D का बजट भी रखते हैं। और इस सब के लिए पीछे क्या लगेगा, कोई भी चीज के लिए, बिजनेस के लिए, मैंने आपको तब भी बोला था कि फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों। फाइनेंस इज द ब्रेड ऑफ द बिजनेस। तो इस सब चीज के पीछे तो पैसा लगता है। अगर आप पैसे का बजट नहीं बनाओगे तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगे। तो फिर हम क्या बनाते हैं, हम कैश बजट बनाते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें हम क्या बनाते हैं कि जितने भी आपकी कैश की रिसीट्स है, कहां कहां से कैश की रिसीट आएंगे। रिसीट कहां से आएगी सर, जो आप सेल्स करोगे। तो हम बोलेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हम जो सेल्स करेंगे हमारी 70% 60% सेल्स जो है वो कैश में हो जाएगी, ठीक है, और 40% सेल्स हमारी क्रेडिट में हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कैश में जो हमारी सेल्स हो जाएगी, तो हमारा टारगेट है इतना, सपोज 1 लाख टर्नओवर है तो 60 लाख का कैश तो हमें आएगा। डेटर्स हमारे 40 लाख के जाएंगे और डेटर्स का 1 मंथ का कलेक्शन पीरियड होता है या 2 मंथ का कलेक्शन पीरियड देता है। मतलब उनको जो क्रेडिट पीरियड हम 2 मंथ का देते हैं, तो 2 मंथ के डेटर तो नहीं आएंगे, बट 8-10 मंथ के डेटर तो आ जाएंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे डेटर से कितना पैसा आ जाएगा, और अगर हमें कोई डिस्काउंट के फॉर्म में कुछ मिलता है तो वहां से कितना आएगा, तो हमारा कैश रिसीट आ जाएगा। यह अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा भी करते हैं, हमारा प्लान है इस साल हमें अभी कैपेक्स में बहुत खर्चा भी करना है, तो हम बोल सकते हैं कि हम इस साल शेयर्स इश्यू करने वाले हैं, हम लोन लेने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कैश रिसीट कहां कहां से कंपनी को आने वाली है, और वो खर्चा करने कहां पे जा रहे हैं। प्रोडक्शन में इतना खर्चा होगा, लेबर पे इतना खर्चा होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना खर्चा होगा, एडमिन पे इतना खर्चा होगा, कैश आउटफ्लो होगा। उधर भी मद्देनजर रखें कि हमें कब पेमेंट्स करनी होती है, परचेज के लिए इतनी पेमेंट करनी होती है, R&D पे कितना खर्चा जाएगा, कैपेक्स पे कितना खर्चा जाएगा। तो वी जस्ट प्रिपेयर है कैश बजट। क्या प्रिपेयर करते हैं हम दोस्तों, हम कैश बजट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कहां कहां से हमें कैश आ गया आएगा, सपोज, क्योंकि अब फ्यूचर के लिए कहां कहां से कैश आएगा और उस कैश को हम कहां यूटिलाइज करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया, जैसे अभी दिखा था ना कल का लेक्चर में मैंने, कि गवर्नमेंट ये प्लानिंग करती है कि हमें कैश कहां से आएगा। अगर हमें शॉर्टफॉल पड़ेगा टैक्सेस, तो हम लोन लेंगे, फॉरेन बैंक से लोन लेंगे, IMF से लोन लेंगे या RBI से इन दैट केस लोन लेंगे, और फिर जाके उसकी इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगी। इस तरह कंपनी भी डिसाइड करेगी कि हम जो टारगेट रख रहे हैं उसके लिए फंड्स है कि नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कैश बजट भी होता है जो बनाना होता है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, हम मंथली कैश बजट्स बनाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहां कहां से कैश आएगा। हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहां कहां से पेट्रोल पंप्स को हम सेल करेंगे और वहां से कैश आ जाएगा, ठीक है, और फिर जाके हम कहां कहां पे खर्चे करने जाने हैं, तो उसका हम पूरा कैश बजट बना के रखते हैं। फिर उसको डेली बेसिस पे क्या करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर डे के लिए हमें अकाउंट में उतने पैसे ना हो पे करने के लिए पार्टीज को, तो हम कैश बजट बनाते हैं। तो कैश बजट एक तो ये चीज है, आप पूरे साल के लिए पहले बनाते हो और फिर उसको रिवाइज करते जा रहे हो। मैं अभी करंट बजट में आ जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस समझ आ गया किस किस तरह के बजट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ऑन द बेसिस, अब फिर क्या होता है, ये तो हमने क्या है, ये तो फंक्शंस के हिसाब से हमने बना दिया, हर किसी फंक्शन का बोला। तो आपको फील आ रहा है कि इससे हमें प्रॉफिट लॉस बन सकता है। हाँ सर, इससे तो प्रॉफिट लॉस, सेल इतना आएगा, एक्सपेंसेस इतने आएंगे, परचेज के इतने एक्सपेंस आ जाएंगे, लेबर के इतने एक्सपेंस आ जाएंगे, स्टाफ की सैलरी के इतने एक्सपेंस, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव तो सारा हमें आ जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, ये तो सेल्स बजट तो पूरा डिटेल में बनता है, 10-15 पेज का सेल्स बजट बनेगा, 10-15 पेज का प्रोडक्शन बजट बनेगा। बट समरी बजट जो इसका रहेगा, फिर हम सबका क्या करते हैं, समरी बनाते हैं, जिसमें बोलते हैं हमारी कंपनी की सेल्स इतनी रहेगी, ठीक है, परचेज इतने रह जाएंगे, एडमिन एंड ओवरहेड में, एडमिन ऑफिस में एडमिन में इतना खर्चा होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना खर्चा हो जाएगा, बाकियों पे इतना खर्चा हो जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो इतना आएगा। और तो इधर हम क्या करते हैं, फिर समरी ऑफ ऑल द बजट बनाते हैं। तो हम दो चीजें बनाते हैं, एक बनाते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, एक बनाते हैं हम बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बनाते हैं बजटेड बैलेंस शीट। तो ये दो चीजें हम बनाते हैं मास्टर बजट में। अब आप बोलोगे सर ये चीज तो बनाते हैं, मास्टर बजट क्यों बनाना है। देखो दोस्तों, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होते हैं मेरे दोस्तों, वो क्या है, डिटेल में देखेगी सेल्स, अच्छा मारुति में 800, सपोज 800 इतना बेचेंगे, केटन इतना बेचेंगे, दोनों तो बंद हो गए, बैलेनो इतने बेचेंगे, डिजायर इतने बेचेंगे, और जो इनकी आई है नई नई X600 जो भी है वो इतने बचेंगे, फिर थोड़ा और जाएंगे, ब्रेजा इतनी बनेगी, जो भी इनका होगा ये इतना इतना बनेगा, इतना इतना बेचेंगे। तो क्या मैनेजमेंट इसके लिए करोगे, मैनेजमेंट पूरा बोल के आपका टारगेट क्या है कि आप कितने प्रोडक्ट्स आप मारुति बनाओ बेचोगे इंडिया में, और उनका आपका टर्नओवर कितना क्या। तो जो समरी बजट होगा वो कौन देखता है, वो टॉप मैनेजमेंट को दिया जाता है। तो फंक्शनल हेड्स अपना जो डाटा है वो कंपाइल करके आगे देते हैं,
तो ऊपर जो फिर बंदा होगा बजट कंट्रोलर, वो क्या करेगा, वो एक समरी बजट ऑफिसर होगा, वो समरी बजट बनाएगा जिसमें वो दिखाएगा कि हम कितना हमारा रेवेन्यू आने वाला है, कितने हमारे खर्चे होने वाले हैं, हाउ मच प्रॉफिट वी आर एंटिसिपेटिंग एंड व्हाट विल बी आवर फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिर जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो इस बजट को देखती है, अगर उनको लगता है कि दिस इज ओके, यस इट इज मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, इट्स मीटिंग आवर टारगेट्स, इट्स रियलिस्टिक, दे आर गिविंग अ ग्रीन सिग्नल, गो अहेड। ऊपर से कॉल आता है कि भाई ये चीज है, ये ओके है, आप फॉलो करो, और उस पर फिर क्या होता है, काम स्टार्ट होता है। मगर अगर टॉप मैनेजमेंट को लगता है नहीं नहीं कुछ रीजन है, इट्स नॉट मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, तो बोलते नहीं नहीं इसमें चेंज करो, प्रॉफिट कम लग रहा है, ये सारी चीजें, या कैपेक्स बजट इतना बना दिया, नहीं कैपेक्स में और खर्चा करो, ये ऐसी चीज है, ब्रांडिंग में और खर्चा करो, आर&डी पे और खर्चा करो, तो अगेन उन पे प्रॉब्लम आ जाएगी, बैंकिंग डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बोला जाएगा कैश बजट को उसी तरह से रिवाइज करो, तो वो देखेंगे, फिर जाके वो अगेन रिवाइज बजट दे देंगे, फिर जाके कंपाइल करके एक समरी बजट बनाया जाएगा, और फिर मैनेजमेंट उसको क्या बोलेगी, दिस इज ओके नाउ, दे आर गिविंग यू द ग्रीन सिग्नल, गो अहेड विद द बजट। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, समरी बजट बनाया जाता है, जिसका नाम है मास्टर बजट। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आज हमारा बजट कंप्लीट हो जाएगा, और अभी फिर आपके दो टॉपिक्स बढ़ जाएंगे, आईएफएमएस और डेवलपमेंट अकाउंटिंग, वो जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बजट पे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम एमसीक्यूज पे करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, मैसेज मत करते हैं कि सर ये कब आएगा वो कब आएगा, सब कुछ आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम है, मुझे भी पता है कब क्या देना है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी से मैसेज नहीं करना कि सर एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि अमरजीत सर, तो वो ऑफिस में अभी हम बहुत बिजी होते हैं तो वो नहीं कर पा रहा रिकॉर्ड, तो एक हालांकि उसने तो कवर कर दिया जितना आपके उसमें था, फॉर्म में था, बट इंस्पेक्टर में एडिशनल एक चीज डाल दी गई है, क्लैरिफिकेशन, वो भी इकोनॉमिक्स में डालते हैं, तो वो चीज भी कवर करेगा, टेंशन मत ले लो आप, ठीक है। तो फंक्शंस के बेस पे हो गया और मास्टर बजट पे हो गया, ठीक है। फिर ऑन द बेस ऑफ हम कैपेसिटी बोलते हैं, ये कैपेसिटी के हिसाब से हम जो बजट बनाते हैं या तो फिक्स्ड हो सकते हैं या तो फ्लेक्सिबल होंगे। एक तरीका था मेरा ये बोलने का कि भाई हम सेल्स इतनी करेंगे, प्रोडक्शन इतनी करेंगे, तो मैंने बोल दिया, फिक्स कर दिया कि सेल्स क्वांटिटी 20,000 ये होगा, तो प्रोडक्शन हमें सपोज 23,000 करनी पड़ेगी, तो मटेरियल में इतना लगेगा, परचेज ड्यूटी मैंने फिक्स कर दिया ना, तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड बजट, ठीक है। तो मैंने बोला इतना करना है, इतना ही करना है। बट दूसरा चीज होता है फ्लेक्सिबल बजट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी होती है नॉर्मल, जो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हमारी कैपेसिटी जो है बिजनेस की सपोज हो 25,000 यूनिट्स बनाने की, तो यहाँ पे मैंने बोला था 80% कैपेसिटी अगर हम यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री हमेशा 100% चलती रहे, क्योंकि कभी कभी स्ट्राइक्स होती है, कभी कभी स्कैर्सिटी होती है रॉ मटेरियल की या लेबर की, तो हमने या थोड़ा फैक्ट्री को भी मतलब मशीन्स को भी थोड़ा सा वो मतलब कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों कि आपको शट डाउन में जाना पड़ता है। आप समझ लो आप फैक्ट्री को चलाते रहोगे, चलाते चाहे वो थकेगी नहीं, थकेगी ना, जैसे इंसान थकता है वैसे फैक्ट्री मशीन भी थकती है, तो आपको कभी कभी क्या करना होता है, शट डाउन करना पड़ता है आपको, अपने जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो फैक्ट्री होती है उसको शट डाउन देना पड़ता है, और जो आपकी मशीनरीज है उनको क्या करना होता है, चेकिंग करना पड़ता है कि कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वेट करोगे कोई चीज खराब हो जाएगी फिर इसको ठीक करोगे, वो गलत प्रोसेस होता है। तो आप बाकायदा शट डाउन एंड मेंटेनेंस होता है, उसमें पूरी फैक्ट्री आपकी बंद होती है, तो आपकी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो सकती है, कभी होती है किसी कंसर्न में, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपके उनके पास स्टैंड बाइज होते हैं, बट नॉर्मली आप 100% कैपेसिटी तो नहीं चलाते हो, ठीक है। तो आपने सपोज 80% पे बना दिया, बट आप क्या होता है वो होता है फिक्स्ड बजट, आपने बोला कि 80% कैपेसिटी पे करेंगे तो ये सारी चीजें रहेगा, बट आप फ्लेक्सिबिलिटी रखो, आप बोलोगे क्या पता हम 90% पे करेंगे, तो आपने बोला कि अगर हम 70% पे करेंगे, ये तो 80% तो हो ही गया, ये फिक्स्ड हो गया, अगर हम 70% पे करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। नॉर्मली हम मैनेजमेंट को क्या करते हैं, मैनेजमेंट को हम बोलते हैं एक ही बजट नहीं देते, उनको हम 2-3 बजट देते हैं। सर अगर हमारा मतलब इसका ना वर्स्ट केस सिनेरियो भी हम देखते हैं और बेस्ट सिनेरियो भी देखते हैं। सर अगर हम 90% पे यूटिलाइजेशन करें तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इस तरह से हो जाएगा, और अगर हम 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इस तरह से हो जाएगा, और अगर हम 70% पे करेंगे या 60% पे करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इतना होगा, ताकि मैनेजमेंट को भी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलो या उनको भी थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए कि ठीक है हम अभी एज्यूम कर रहे हैं 80%, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम आगे भी जा सकते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हम इससे कम भी कमा सकते हैं। अब बोलोगे सर फिक्स्ड में फ्लेक्सिबल में क्या होगा, देखो मेरे दोस्तों जो फिक्स कॉस्ट है वो तो उतनी उतनी रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेंगे, तो फिक्स्ड बजट में जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट वो तो वैसी वैसी रहेगी, वेरिएबल फिर फ्लेक्सिबल में क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेंगे,
बट जो वेरिएबल कॉस्ट होंगे परचेज के, लेबर के, वो चेंज हो जाएंगे और उस तरह से प्रॉफिट्स में इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि सेल्स भी कम हो जाएगा और वो वेरिएबल एक्सपेंस भी कम हो जाएगा ना, और फिर जाके ये चीज होगा। तो यहाँ पे आप क्या मतलब परसेंटेज कैपेसिटी पे बनाते हो कि अगर हम 70% पे काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 80% पे काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 90% पे काम करेंगे कितना प्रॉफिट। यहाँ पे नहीं बोला सर जो प्रॉफिट है उसको सीधे करो ना 70%, 90%, 100%, क्यों, कॉस्ट फिक्स्ड भी है और कॉस्ट वेरिएबल भी है, तो उसका इंपैक्ट आ जाएगा फ्लेक्सिबल बजट में। आई होप आपको ये भी समझ आया फंक्शंस पे कैसे होता है, मास्टर बजट क्या होता है, और कैपेसिटी पे अगर हम करेंगे तो कैपेसिटी में क्या फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे हम नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। ये तो अलग चीज है, ये तो बेसिकली हम बनाते हैं। फिर अगर हम एक्सपेंडिचर की कंटेक्स्ट में देखेंगे कि जो हमारा खर्चा होता है उसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो बजट दो तरह का होगा, एक आपका कैपेक्स बजट बनता है जिसको हम कैपिटल बजट बोलते हैं, और दूसरा आपका रेवेन्यू बजट बनता है। ठीक है, ये फंक्शंस में नहीं आएगा, हालांकि क्या फंक्शन में भी मैंने कैपेक्स बजट रखा, ठीक है, क्यों, और ये बाकी जो है परचेज, सेल, मटेरियल, ये सारा क्या, ये रेवेन्यू का पार्ट है ना। तो बट अगर आप एक्सपेंडिचर के हिसाब से बाइफरकेट करोगे फिर आप बोल सकते हो बजट दो तरह के होते हैं, या कैपेक्स बजट होगा या रेवेन्यू बजट होगा, क्योंकि ये सारे चीजें सेल्स, प्रोडक्शन, सारे ये सारे रेवेन्यू में आ जाएंगे, जो कैपेक्स, आर&डी, ये सारा चीज है ये इधर पे कैपेक्स में आ जाएगा। तो कैपेक्स में आप क्या बोलते हो, आपकी कैपिटल रिसीट्स कहां पे होने वाली है, आपकी कैपिटल रिसीट्स कहां से आएगी, आप लोन कितने लेने वाले हो, आप शेयर से कितना रेज करना चाहते हो फंडा, और फंड, सॉरी नॉट फंडा, और उनको खर्चा कहां पे करने जा रहे हो, आप कितना लैंड परचेज करने जा रहे हो, आप कितनी नई फैक्ट्रीज लगाने वाले हो, आप क्यों कितनी नई मशीनरीज लाने वाले हो। जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, हम रिफाइनरीज लगाते हैं जहां हम क्रूड को पेट्रोल में बनाते हैं, तो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगाते हैं, और नई नई अब नई नई टेक्नोलॉजीज आती है तो हम पेट्रोकेमिकल्स में घुस रहे हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी में घुस रहे हैं, इस सब में हम घुस रहे हैं ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैपेक्स, जो मैं बोल रहा था कि हम पब्लिक डोमेन में दोस्त है, हमारा जो कैपेक्स बजट है इस साल का वो 26,000 करोड़ है, 26,000 करोड़ है, तो गिन लेना वो कितने जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल बजट बनाया। फिर इसकी बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग होती है हर मंथ में कि आज तक हमें कितना होना चाहिए था, हमने कितना कर दिया, इस मंथ में कितना कर दिया, और रिवाइज एस्टिमेट कितना है कि 26 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम कैपिटल बजट। और दूसरा आता है रेवेन्यू बजटिंग, जो वही है जो इस साल में आपके खर्चे होने वाले हैं, जिनका फायदा जो बोलो या इस साल में कंज्यूम होने वाले, उसके लिए आप क्या बनाते हो, रेवेन्यू बजट। तो आपने फंक्शंस के हिसाब से देखा इस तरह से आएगा, और इसको अगर आप ऑन द बेस ऑफ नेचर बोलोगे तो आप बोलोगे कुछ बजट्स कैपिटल होते हैं, कुछ रेवेन्यू होते हैं, तो ये सारे आपको रेवेन्यू दिख रहा है, कैपेक्स जो है आपका कैपिटल में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, वो तो कैपेक्स एक्सपेंडिचर ही था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल इनकम भी आपकी जो आएगी या कैपिटल इनफ्लोज भी जो आ जाएंगे वो आपका कैपिटल बजट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है पीरियड के हिसाब से कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड अगर आप देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखोगे तो आपके बजट कैसे होते हैं। तो वहां पे हम तीन तरह के बजट होते हैं, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म बजट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म बजट, तीसरा होता है आपका करंट बजट। नॉर्मली जो हम नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म बजट बनाते हैं, जो 1 से 2 साल का होता है, नॉर्मली 1 साल का बनाते हैं, जो आपके नॉर्मल बजट्स होते हैं कि इस साल हमारा ये रहेगा, वो शॉर्ट टर्म बजट होता है। ठीक है, बट आप एक लॉन्ग टर्म गोल भी रखते हो ना मेरे दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आपको ना मतलब आप में से बहुत सारों को ये हेल्प भी कर सकता है, और शायद आपको ये एग्जांपल समझ भी आ जाएगी। ठीक है, मैंने जब सीए स्टार्ट कर दिया, मैं आपको बताता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी कैसे। कोई बच्चा ये भी बोलता है कि सर कैसे पढ़े, बोलते नहीं बोलते सर कैसे पढ़ना चाहिए, आप सिलेबस बता दो, उसी कंटेक्स्ट में आपको बजट को समझा दूंगा। मेरा टारगेट क्या था, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या था कि मुझे सीए बनना है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म बजट होगा, ये मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट हो गया कि मुझे सीए बनना है, तो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट हो गया। फिर इसको बोलते थे कि सीए के लिए मुझे क्या करना है, सर मेरे 3 स्टेज आ गए, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। अब अगर मैं सीए फाइनल में हूं सपोज, तो मेरा सीए फाइनल सपोज, या ऐसे देखो अब मैं सीए करने गया, ठीक है, तो मेरा गोल है कि मुझे क्या करना है, मुझे सीए फाइनल पास करना है। तो इसको मैं क्या करता हूं, तोड़ता हूं ना स्टेज में। तो मैंने बोला ठीक है, इसको मैं 3 स्टेज में तोड़ता हूं, मैं शॉर्ट टर्म प्लान बनाता हूं। एक मेरा सीए फाउंडेशन आएगा, सीए इंटर आएगा और सीए फाइनल आएगा। तो सीए फाइनल तो मेरा 3 साल बाद होगा,
तो छोड़ देता हूँ मैं सीए फाइनल को, मैं अभी फाउंडेशन पे फोकस करता हूँ। फिर मैं फाउंडेशन पे देखता हूँ, अच्छा फाउंडेशन मेरा 6 महीने बाद होने वाला है, तो इसके लिए मुझे कितनी बुक्स है, तो फिर मैं उनकी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा मुझे कितनी रिवीजन करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से मैं टाइम को देखता हूँ कि 2 महीने में कोचिंग करूंगा और एक महीना और सेल्फ स्टडी करूंगा, और 1 महीने में पहले 15 दिन में पेपर्स करूंगा और बाकी 15 दिन में रिवीजन करूंगा। इस तरह से मैं स्ट्रैटेजी बनाता था। तो समझ आया इसी चीज को आप बिजनेस के कंटेक्स्ट में देखो, और इसी चीज को आप प्लीज आप अपने सिलेबस के लिए भी करो। अगर आपका एग्जाम जून में होने वाला है तो टारगेट बना लो, तो आपका फाइनेंस अकाउंट्स एग्जाम का पास करना आपका लॉन्ग टर्म गोल है सपोज, तो फिर आप देखोगे आपके पास कितने टाइम बचा है। आज है 12 फरवरी, एज्यूमिंग सेकंड वीक में आपका पेपर होगा, तो मार्च अप्रैल मई जून, तो आपके पास 4 मंथ है। तो आप बोलते हैं ठीक है भाई 4 मंथ में मैं क्या करूंगा, इसको टारगेट, इसको मुझे अचीव करना है। फिर इसको शॉर्ट टर्म गोल्स में बनाओगे, भाई मैं ऐसा करूंगा जितना भी ये सिलेबस है इसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने में कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। फिर आप बोलोगे अच्छा 2 मंथ है, तो पहले मंथ में मैं एटलीस्ट जो 4 बुक्स है उनको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आपने चूज कर दिया अकाउंटेंसी को, जनरल नॉलेज को, इकोनॉमिक्स को, या किसी और चौथे सब्जेक्ट को। फिर आप बोलोगे अच्छा अकाउंटेंसी में इतने टॉपिक्स है, 30 टॉपिक्स है, सर ने तो उनको ऐसे ऐसे तोड़ के 30 टॉपिक्स बना दिया, तो मैं हर दिन में एक एक टॉपिक करूंगा। तो फिर आपने क्या बनाया, वीकली टारगेट बनाया। इस मंथ में 4 वीक्स है तो एक वीक का मैं टारगेट बनाता हूँ, और फिर उनको क्या करता हूँ मैं डेली बेस पे करता हूँ। इस तरीके से आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। इसी तरह से बिजनेस में करोगे, उनका लॉन्ग टर्म गोल कुछ होगा कि हम कहां देखना चाहते हैं अपने आप को 5-10 साल में। अक्सर एचआरए को से पूछे व्हाई डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, है ना, तो कंपनी विल बी डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, व्हाइल द कंपनी इज लुकिंग इटसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, उसके लिए वो क्या बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बजट बनाएंगे। या दूसरे एंगल में आप ये भी पूछ सकते हो कि लॉन्ग टर्म बजट्स वो कंपनीज में जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। अब आप पावर इंडस्ट्री देखोगे, या आप देखोगे जो रोड्स बनाते हैं, इनको क्या होता है नॉर्मली, जो ये रोड्स बनाते हैं ये कंपनीज का होती है, इनका गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि 20 साल का एग्रीमेंट हो गया, इनको सपोज मैं आपको बोलता हूँ जम्मू से लेके उधमपुर तक हाईवे बनाना है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ, 20 साल का एग्रीमेंट हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो वहां पे जम्मू से लेके उधमपुर तक रोड बनाएंगे। तो उनका प्लान क्या रहता है कि 3 साल में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो 3 साल में हमारा पूरा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 17 साल में हमारे रेवेन्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो बजटिंग करेंगे क्या बनेंगे, लॉन्ग टर्म बजटिंग। ये मैंने आपको रोड वाले के एग्जांपल दी, मैं अपनी अगेन प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हम एक रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं, रिफाइनरी बनाने बनाते हमें 3 से 4 साल लगते हैं, तो हम जो बजटिंग करेंगे वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म बजटिंग हो जाएगी। हम जो कैपिटल बजटिंग जिसको बोलते हैं नॉर्मली, लॉन्ग टर्म बजटिंग को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा बनाते हैं कि भाई 4 साल तक तो हमारे आउटफ्लोज ही हो जाएंगे कैश के, और फिर जाके हम क्या करेंगे, पेट्रोल वहां से बेचना स्टार्ट करेंगे, तो फिर हमारे इनफ्लोज आ जाएंगे, और फिर जाके हम देखते हैं कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाती है, और एनपीवी करके हम देखते हैं कि हमारे प्रपोजल सही है कि नहीं है, या हमारी आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो कैसी आ रही है, तब हम गो अहेड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बजट बनाते हैं, ठीक है, जो जैसे मैंने आपको कैपिटल बजटिंग बोला, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बजट के आपका इस साल का टारगेट क्या रहेगा, इस साल की आपकी सेल्स कितनी रहेगी, वो आपका क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बजट। और उसके बाद क्या आता है, करंट बजट, जो है कि इस मंथ का टारगेट क्या है, इस वीक का टारगेट आपका क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैश बजट को बोला, एक तो मंथली कैश बजट भी बनाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, वीकली कैश, डेली कैश बजट भी बनाते हैं। तो वो आपका किस में आ जाएगा, टाइम पीरियड के हिसाब से आपके करंट बजट में बनता है। कैश बजट आपका ईयरली भी बनता है, मंथली भी बनता है, और वीकली भी बनता है, या डेली भी बनता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ये करंट बजट। ये ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कंक्लूड करूंगा, ये ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म होगा तो कोई और लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म। तो ये सिर्फ देखने का नजरिया है। इस चीज से, इस एंगल से देखोगे तो जो आपके बजट, जो भी आप बजट बनाओगे, वो या तो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, जैसे कैपेक्स बजट से आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, या तो करंट हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये सेल्स प्रोडक्शन, और अगर इनको इधर देखो तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे, और फंक्शन नेचर के हिसाब से ये रेवेन्यू में आ जाएंगे, और फंक्शन के हिसाब से ये सेल्स प्रोडक्शन इस हिसाब से, और सबका समरी आएगा, और कैपेसिटी के हिसाब से आपके बजट फिक्स्ड बजट हो सकते हैं या फ्लेक्सिबल बजट हो सकते हैं। एक लास्ट में मैंने चीज रखी थी परफॉर्मेंस बजटिंग, जिसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उनको इवैल्यूएट करते हैं। बट मैंने आपको वही बोला था कि वो नोट्स मैंने जो भी आपको दिए थे अभी तक, मैंने आपको बोला था आप उसका प्रिंट आउट नहीं लेना, क्योंकि मैं बुक दे रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि बुक में उस टॉपिक को डिलीट करूंगा। मुझे नहीं लगता है आपके एग्जाम में वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जिसमें कोई प्रैक्टिकल पूछा जा सकेगा, ठीक है। तो अगर होगा भी तो बस थोड़ा सा याद रखना कि उसमें आप कंपनी की जितने भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। तो बाकी दैट्स मोर ऑफ द कंट्रोल्स पॉइंट ऑफ व्यू,
कि आप देखते हो कि क्या इनके रिजल्ट्स है वो कितने रहे, तो कंसेप्ट आ जाता है फिर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंपनीज में अप्रेजल सिस्टम होता है कि इस मैनेजमेंट को, इस एम्प्लॉय को फिर देखा जाता है कि इसने कितना अच्छा काम कर दिया नहीं किया, उनके हेड ने कितना करते हैं, उस हिसाब से उनको बोनस और वो सब कुछ मिलता है। वो उस तरीके से भी कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल्स हो जाते हैं। जब आप एम्प्लॉयज को बोलोगे कि आपका बोनस जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगा। जब उसको पता होगा कि साल के बाद मेरा इवैल्यूएशन हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो अच्छे से काम करेगा। उसको परफॉर्मेंस बजटिंग बोलते हैं। दैट्स वन ऑफ द वेज ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दिस वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट बजट। अब हमारे दो टॉपिक्स बचते हैं, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और हमारा डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग बचता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो नए टॉपिक से प्लीज इनका अभी प्रिंट आउट मत ले लो, क्योंकि जो आपको नई बुक मिलेगी जिसमें आपको नए टॉपिक से 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको अराउंड 200 एमसीक्यूज मिलेंगे। और जो पुराने टॉपिक्स जो थे पा में, उनमें थोड़ा सा जहां मुझे लगा था एडिशन की जरूरत है, वो मैंने कुछ चीजें डाल दी है। उन पे मैं लेक्चर्स भी लूंगा बाद में कभी अगर किसी में लेक्चर लगा, अदरवाइज तो संडे संडे को मैं एक एक लेक्चर लेता हूँ, उनको कवर कर देंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, सब कुछ मैं करा दूंगा आपको, आप टेंशन लेना नहीं है आपको। बस जो मटेरियल आपको मिल रहा है ना, आप उसको पढ़ते रहो। आप ये दिमाग अपने आप को दिमाग को इसमें ओक्यूपाई मत करो कि ये भी होगा वो होगा, ये सर कराएगा नहीं कराएगा, सब कुछ करा देंगे। आप निश्चिंत रहो, आप सिर्फ पढ़ते रहो। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देना, और जो भी आपको चाहिए वो प्रोवाइड करना। प्लीज आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में जिसमें हम इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस करेंगे, ठीक है।